नानी बनी काली और गोरी बेटी की माँ। कब शादी हो गई, कब मैं नानी बन गई, पता ही नहीं चला। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। भगवान जी, आपने मेरी दोनों बेटियों को सही सलामत उनका बच्चा दे दिया। लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा मिलने की खुशी मेरी बड़ी बेटी श्रेया से है। उसका बच्चा भी उसकी तरह गोरा ही होगा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। दोनों के बच्चों को एक एक महीना होने वाला है और मैं हूं कि अस्पताल से देखने के बाद मिलने ही नहीं जा पाई, लेकिन सामान जोड़ लेती हूँ। ऐसे कहकर मनोरमा एक बिस्तर पर गोरी बेटी को देने वाला सामान रखती है, क्योंकि काली बेटी को तो देने के लिए वो भी नहीं था। ज्यादा अमीर तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चांदी की पायल देकर सुनार से अपने गोरे से नाती के लिए चांदी के कड़े तो बनवा ही लिए हैं, और अपनी बेटी के लिए साड़ी और एक मिठाई का डिब्बा। और उस छोटी वाली काली बेटी के लिए मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपए हैं, जिसे मैं उसके लिए फल ले जाऊंगी। उसके बच्चों के लिए तो मेरे पास चांदी का कड़ा भी नहीं है। फिर थैले में सामान रखकर मनोरमा अपनी अमीर बेटी के ससुराल चली जाती है। दरअसल मनोरमा अपनी गोरी बेटी की शादी अच्छे अमीर लड़के से कर देती है और गरीब काली बहू की शादी गरीब घर में कर देती है। कुछ ही देर बाद मनोरमा घर पहुंच जाती है तो सास लक्ष्मी स्वागत करती है। बड़ी जल्दी आना हुआ आपका। कैसी हैं आप समधन जी? बढ़िया हूँ मैं। पहले उन दोनों से जाकर मिल लेती हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता है बच्चे को गोद में लेने की। हाँ हाँ, जाइए आप मिल लीजिए। मनोरमा जैसे ही अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो खुशी के मारे बच्चे को लेने लगती है। तभी उसकी बेटी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। रुको माँ, ये क्या कर रही हो? बाहर से आते ही बच्चे को सीधा गोद में ले रही हो। अपने हाथ तो सैनिटाइज कर लो। देखो माँ, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और है जिसका तो मुझे बहुत ख्याल रखना ही पड़ता है। मेक श्योर आप भी इस बात का ख्याल रखो। हाँ हाँ, वो क्या है ना, खुशी के मारे मैं भूल गई। मैं अभी हाथ साफ करती हूँ। हैंड सैनिटाइज करके तब जाकर मनोरमा बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगती है। अले ले ले ले, मेरा बच्चा नानी बच्चा कैसा है? मेरा लड्डू गोपाल, मेरा लचकुल्ला। श्रेया, तू इसकी मालिश वगैरह अच्छे से तो करवा रही है ना अपनी सास से? नहीं माँ, इसके हाथ पैर कितने नाजुक हैं, ये मालिश करवाने के लायक नहीं है अभी, और मुझे मालिश करवाना पसंद भी नहीं है। इसका बच्चा कितना चिपचिपा हो जाता है। अरे तू पागल हो गई है क्या? इससे बच्चों की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और तूने बिल्कुल भी मालिश नहीं करी इसकी जब से। ऐसे तो ये बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कर, सरसों का तेल गरम करके उसमें अजवाइन और लहसुन चटका दे। मैं इसकी बढ़िया से मालिश कर देती हूँ। ओहो माँ, पागल हो गई हो क्या? कैसी बात करी हो? मेरे बच्चे के शरीर से बदबू आने लगेगी। ये कोई सब्जी है क्या जो इस पर मसाला तेल अजवाइन लपेटवा रही हो? देख, तेरे चिल्लाने से ये रो क्या? मैं तो तेरे बच्चे के भले की बात कर रही हूँ। चल इसको दूध पिला, इसका टाइम हो गया है। रुको, मैं अभी इसकी रसोई से बोतल लेकर आती हूँ। बोतल? तू इसको डब्बे वाला पिला रही है दूध, अपना क्यों नहीं पिला रही? माँ, आप कौन सी जमाने में जी रही हो? भला मैं अपना दूध पिलाकर अपना फिगर तो खराब नहीं कर सकती ना। और वैसे भी मैंने टैबलेट ले ली है और अब बच्चा ऊपर का ही दूध पिएगा। एक बार बच्चों की माँ के दूध की लत लग जाती है तो वो छोड़ते नहीं है। तुझे इतना तो पता है ना कि बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध की बहुत जरूरत होती है। ऐसे तो वो कमजोर रह जाएगा, उसे वो पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं। मजबूर माँ ऐसा कदम उठाती है, तुझे कौन सी मजबूरी है? इनफ इज इनफ माँ, जब से आप आई हो मेरा दिमाग खा रखा है। चुपचाप शांत बैठ जाओ। ये सुनकर मनोरमा के अंदर ही अंदर बहुत उसे बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये सोचकर कि जिस बेटी और बच्चे के लिए वो इतना सोचकर आई थी, उसी के लिए श्रेया उसे सुना रही है। फिर श्रेया बच्चे को डब्बे का दूध पिला देती है। इस बात के लिए अलक्ष्मी भी अपनी बहू को नहीं टोकती थी। मनोरमा एक हफ्ता अपने नाती के साथ गुजारती है, लेकिन हर बात में श्रेया बच्चे को लेकर आनाकानी करती थी। वो खुद अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं करती थी, न अपने बच्चों को अपनी माँ के पास ज्यादा देर रहने देती थी। एक दिन बच्चे के पुराने कपड़े मनोरमा श्रेया को देती है। अच्छा श्रेया, ये देना तो मैं भूल ही गई। ये डुग्गू को कपड़े पहना दे, तेरे बचपन के कपड़े हैं, उसके लिए बहुत अच्छा और मुलायम है। व्हाट्स रबिश माँ, ये कितने 20-25 साल पुराने कपड़े हैं। मैं अपने बच्चे को ये कपड़े पहनाऊंगी क्या पुराने से? मैं उसके लिए नए लेकर आई हूँ और वो वही पहना दूंगी। बेटा, नए कपड़े पहनने से बच्चे को एलर्जी हो जाती है। कुछ नहीं होता,
आपने तो ना हर चीज में मुझे टोक टोक कर दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं भी माँ बन गई हूँ, मुझे आपसे नहीं जानना कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं खुद फैसले ले सकती हूँ, और अब आप ना यहाँ से प्लीज जाइए। श्रेया, मैं तो तेरे बच्चे के हित के लिए बोल रही थी, पर लगता है तू ये सोच रही है कि मैं इस बच्चे का बुरा चाहती हूँ। ठीक है, तू चाहती है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अपनी बेटी और उसके बच्चे से ज्यादा दिल लगा लिया था, पर वो रिश्ता मजबूत न हो सका। और हाँ, तेरे बच्चे के लिए कड़ा लेकर आई थी। मुझे नहीं चाहिए अपनी काली बेटी, और उसके बच्चे को दे दो। ये सब सुनने के बाद मनोरमा का दिल टूट जाता है और वो वहां से अपनी गरीब काली बेटी के घर चल देती है, जहां उसके आते ही छाया खुशी से झूम उठती है और सबको कहती है, माँ अब आ गई। अजी सुनते हो, माँ आ गई। देखिए ना, मेरी माँ आ गई। काकी, सुनीता बहन, सुदेश काका, मेरी माँ आ गई और अब वो अपनी नातिन के साथ खेलेंगी। माँ देखो, तुम्हारी नातिन, लो इसे गोद में ले लो। पता है माँ, इसकी आंखें तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हैं। एक बार नानी ने तुम्हारी बचपन की फोटो जो दिखाई थी, और अब देखो आप भी नानी बन गई हो। हाँ, तूने बिल्कुल सच कहा, अब मैं भी नानी बन गई हूँ। और तू माँ, अभी मैं बाहर से आई हूँ, इतनी जल्दी तूने मुझे इसे गोद में दे दिया, हाथ वगैरह तो धोने देती। क्यों माँ जी, आप क्या कोई मिट्टी वगैरह का काम करके आए हैं जो हाथ गंदे होंगे? अब अपनी नातिन को लेने के लिए भी सोचेंगे क्या आप? आइए ना माँ जी अंदर। हाँ। वैसे बच्चे की नानी आई है तो चांदी का गिलास, अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत कुछ लाई होंगी। नहीं काका, मेरी माँ भले ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए इतना कीमती सामान न लेकर आई हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा कीमती अनमोल माँ का प्यार है, जो वो मुझे और मेरी बच्ची को अब देंगी। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है। सब छाया की माँ की काफी तारीफ करते हैं। अब मनोरमा घर के अंदर जाकर बैठती है कि छाया सबसे पहले अपनी माँ को अपने घर में जो भी होता है वो चाय पानी नाश्ता करवा देती है, जिसके बाद मनोरमा नातिन को गोद में लेकर खेलती है। अले ले ले मेरी छुनिया मुनिया, मेरी छोन चिरैया, नानी की छोटी सी नातिन। अरे अरे, ये तो मेरी गोद में बहुत हंस रही है। कुछ समय बाद इसके 2 दांत निकल आएंगे तो और प्यारी लगेगी। माँ, ये तो सच में आपकी गोद में बहुत खेल रही है, और पता है माँ, आपकी तरह दिखती है तो मैंने इसका नाम भी मनोरमा रख दिया है, लेकिन मैं और इसके पापा प्यार से इसे मुन्नू बुलाते हैं। अच्छा, और माँ मेरे पास पुराने कपड़े नहीं हैं इसके लिए, आपके पास हैं क्या? हाँ, मैं लेकर आई हूँ, ये ले, ये पहनेगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। तेरे भी बचपन के कपड़े घर पर हैं, मैं बाद में और भिजवा दूंगी। और तूने इसकी मालिश की? नहीं माँ, मुझे इसकी अच्छे से मालिश करनी नहीं आती, आप ही कर दो ना। ठीक है। मेरी छाया को मैं कितना कम प्यार करती थी, सबसे ज्यादा तो मैंने श्रेया को किया, लेकिन श्रेया ने ही मेरा दिल दुखा दिया, जबकि छाया कितना मान सम्मान करती है। अपनी बेटी को भी यूं ही दे दिया और पुराने कपड़े भी पहनाएगी। ऐसे ही कुछ दिन मनोरमा अपनी छोटी काली बेटी के घर पर भी रुकती है और उसके बच्चे की बहुत अच्छे से मालिश करती है। मनोरमा का लगाव भी नातिन और छाया से बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही माँ बेटी बैठकर बहुत हंसती मजाक करती हैं। 1 महीने बाद श्रेया अपने बच्चे को लेकर अपनी काली बहन के पास आती है। माँ, आप, मैं जानती थी आप छाया के पास होंगी। क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? हाँ दीदी, क्या हो गया? बहन, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को बहुत कमजोर बताया है, जिस वजह से उसके पैर में दिक्कत आ गई है। शायद वो जल्दी घुटने के बल नहीं चल पाए। डॉक्टर ने बोला है इसकी मालिश होना बहुत जरूरी है, और नए कपड़े से उसे रैशेस भी हो गए हैं। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, देखा, तुम दोनों का बच्चा एक साथ हुआ है, 1 हफ्ते का फर्क है। देख इसकी बेटी कितनी हष्ट पुष्ट है, इतना चहकती है और इतनी तंदुरुस्त भी है, क्योंकि ये मालिश करती है, अपना दूध भी पिलाती है। माँ, मुझे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। चिंता मत करो दीदी, डुग्गू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तू अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे, तेरा बच्चा 15 दिन में ही बिल्कुल मुन्नू जैसा चहक उठेगा। इस तरह बच्चों की नानी अपने दोनों नाती नातिन का ख्याल रखती है, उनकी बहुत अच्छे से मालिश करती है, जिससे डुग्गू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब नानी नातिन और माँ का रिश्ता और भी प्यारा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो बच्चों के लिए सोचते हैं वो बहुत फायदेमंद सोचते हैं। बहू, सारी गलती तेरी ही है, सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी इन हरकतों की वजह से हम लोगों को अपने पड़ोसियों से ताने सुनने पड़े हैं। भाभी, अब आप इस घर की बहू हैं, आपको सोचना चाहिए था ये सब करने से पहले। बहू,
हमने कभी तुझे नौकरी करने से नहीं रोका, हम कभी तेरे रास्ते भी नहीं आए, फिर तूने ये सब क्यों किया, बता हमें। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पूरा परिवार निधि को इतनी खरी खोटी सुना रहा था? आखिर निधि ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। जल्दी जल्दी नाश्ता और लंच एक साथ बना लेती हूँ, पर माँ जी ने बोला है सिर्फ 2 गिलास चावल और थोड़ी सी रोटी बनाओ, पर इतने कम खाने में इन सबका पेट थोड़ी ना भरेगा, और अगर खाना कम पड़ गया तो एक काम करती हूँ, थोड़ा ज्यादा खाना बना लेती हूँ। भाभी आप अभी तक गई नहीं? आज आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? नहीं निशा, कैब लेने के लिए आएगी, अब मुझे बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और जब तक कैब आएगी तब तक तो मैं खाना आराम से बना लूंगी। इतना बोलकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी कैब आ जाती है और वो खाना बनाकर ऑफिस के लिए चली जाती है। और रात को जब निधि घर आती है तो वो देखती है कि आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ है। अरे लगता है आज घर में किसी ने खाना खाया ही नहीं, सारा खाना तो वैसा का वैसा ही बचा है। एक काम करती हूँ, यही खाना गर्म कर लेती हूँ, रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बहू अभी तक खाना बनाया तो नहीं? अगर नहीं बनाया है तो आज नमकीन चावल बना लेना। पर माँ जी दिन वाला थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, मैं सोच रही थी कि हम सब वही खा लेते। अरे बहू ज्यादा खाना थोड़ी ना बचा होगा, तू सिर्फ रोटी सब्जी तो बना कर गई थी, 2-4 रोटी रखी है वो मैं खा लूंगी, तू अभी नमकीन चावल ही बना ले। हे भगवान, लगता है मैं खाना ज्यादा बनाकर चली गई थी, घर वालों ने सिर्फ रोटी ही खाया, शायद इन लोगों को पता ही नहीं कि मैं चावल भी बनाकर गई थी दोपहर के लिए। अब क्या करूं, अगर माँ जी को पता चल गया कि दिन वाला बहुत सारा खाना रखा है तो नहीं, बेकार ही नाराज हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, जो वो कह रही है वही बना लेती हूँ और ये खाना चुपके से फेंक दूंगी। डांट न पड़े इसलिए निधि अपनी सास को कुछ नहीं बताती और सब बचा हुआ खाना एक पन्नी में बांधकर डस्टबिन में रख देती है। अब इसी तरह अगली सुबह एक बार फिर निधि रसोई में खाना बनाने जाती है और खाना बनाते हुए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कितना खाना बनाऊं, नाश्ता भी बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह आज भी खाना बच जाए। पर अगर खाना बनाकर नहीं गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा परिवार मेरी नौकरी के पीछे पड़ जाए। निधि की नौकरी पर बात ना आ जाए इसलिए निधि फिर से ज्यादा खाना बनाकर चली जाती है। और इस बार भी घर वाले सिर्फ थोड़ा सा खाना खाते हैं और आशा दोपहर में खुद खाना बनाती है। माँ भाभी कितनी अच्छी है ना, ऑफिस जाने से पहले हम लोगों के लिए नाश्ता बनाकर जाती है, फिर ऑफिस से थकी हारी आती है और फिर से हम सबके लिए खाना बनाती है। वो तो है बेटा, बेचारी बहू कितना काम करती है, घर भी संभाल रखा है उसने और ऑफिस भी संभाल रही है, इसीलिए दोपहर का खाना मैं खुद बना लेती हूँ। अच्छा, बहू बता रही थी कि कल वाली कुछ रोटियां बची हैं तो मैंने तो रात में खाई नहीं, तू एक काम कर, वो 2 रोटी डस्टबिन में डाल दे। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहने पर जब निशा रसोई में रोटी देखने जाती है तो वो देखती है कि रोटी के अलावा रात वाली नमकीन चावल और सुबह की भी रोटियां रखी हैं। और जब वो डस्टबिन खोलती है तो डस्टबिन में नहीं पहले से ही बहुत सारा चावल और रोटी फेंका हुआ है। खाने की इतनी सारी बर्बादी देख निशा अपनी माँ को इस बारे में बताती है। माँ हम तो भाभी को अच्छा समझ रहे थे, पर भाभी तो यहाँ अनाज फेंकने लगी हैं। रसोई में इतना सारा खाना पड़ा है और डस्टबिन भी पूरा खाने से ही भरा हुआ है। पर बहू को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने इतना सारा खाना बना दिया? आज उसकी वजह से 2 वक्त का खाना फेंक रहे हैं। आने दो उसे शाम को, उसे तो मैं बताती हूँ। डस्टबिन और रसोई में इतना सारा वेस्ट खाना देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही रात को निधि ऑफिस से घर आती है आशा अपनी बहू पर भड़कने लगती है। बहू ये सब क्या है? तूने डस्टबिन में इतना सारा खाना क्यों फेंका? तू मुझे बता देती, मैं वो खाना किसी को खाने के लिए दे देती। अगर कल से मैंने डस्टबिन में खाना देखा या मुझे पता चला कि मेरे घर का अनाज बर्बाद हुआ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। भगवान का शुक्र है माँ जी ने बस खाने के लिए डांटा, मेरी जॉब पर कोई बात नहीं आई, पर कल से मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। आशा की बात सुनकर निधि और ज्यादा सतर्क हो जाती है और अगली सुबह भी जब वो ज्यादा खाना बनाकर ऑफिस जाती है और रात को घर आती है तो वो देखती है कि हमेशा की तरह आज भी सुबह का सारा खाना बचा हुआ है। पर इस बार निधि बचा हुआ खाना अपने घर के डस्टबिन में न फेंक कर रात में जब सब सो जाते हैं तो घर से बाहर जाती है और अपनी पड़ोसन विमला के डस्टबिन में खाना रख देती है। माफ करना विमला आंटी, मुझे अपने घर का खाना तुम्हारे डस्टबिन में रखना पड़ रहा है। अगर ये मेरी सास ने देख लिया तो वो सबसे पहले मेरी नौकरी छुड़वा देंगी। निधि सबकी नजरों से छुपाकर बचा हुआ खाना विमला के डस्टबिन में डाल देती है। अब इसी तरह रोज
निधि ज्यादा खाना बनाकर ऑफिस जाती और रात को ऑफिस से आकर बचा हुआ खाना अपने पड़ोसियों की डस्टबिन में डाल देती। पर एक दिन उसकी पड़ोसन मिसेस गुप्ता निधि को विमला की डस्टबिन में वेस्ट खाना डालते हुए देख लेती हैं और अगली सुबह अपने डस्टबिन में वेस्ट खाना देखती है तो विमला तिलमिला जाती है। मेरे घर में तो बिल्कुल हिसाब से खाना बनता है। मुझे समझ नहीं आता कौन सा इंसान है जो अपने घर का बचा हुआ खाना मेरे डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। अरे खाया नहीं जाता तो बनाया ना करे ना, इतना खाना कि दूसरों के डस्टबिन को भरना पड़े। अरे विमला बहन, अंधेर में क्या तीर चला रही हो? मुझसे पूछो ना, ये करतूत हमारी आशा बहन की बहू की है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 दिन से देख रही हूँ निधि बहू को वो रात को छुपते छुपाते बाहर आती है और कभी तुम्हारे घर के डस्टबिन में तो कभी किसी और के घर के डस्टबिन में बचा हुआ खाना रखकर चली जाती है। अब तो बहुत हो गया बहन, बहुत फेंक लिया उन्होंने मेरे घर के बाहर रख के डस्टबिन में अपना खाना। आज तो मैं आशा बहन से बात भी करूंगी और उसकी बहू की शिकायत भी करूंगी। अब विमला मिसेस गुप्ता के साथ मिलकर आशा के घर जाती है और निधि को इस करतूत के बारे में उसे सब बता देती है, जिसे सुनकर आशा और उसके पूरे परिवार को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे ही रात को निधि ऑफिस से घर आती है, पूरा परिवार उस इस चीज के लिए खरी खोटी सुनाने लगता है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप रो क्यों रही हैं? आप अपने इन आंसुओं से अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकती। हमें जवाब चाहिए, क्यों आप खाने की इतनी बर्बादी कर रही हैं? तभी तो मैं और माँ सोच रहे थे कि 1 महीने का राशन भला 20 दिन में कैसे खत्म हो सकता है। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब भी मौका है, सच बता दे। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? सुनिए, मैंने अकेले खाने की बर्बादी नहीं करी है, इसमें आप सबका भी हाथ है। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता और लंच दोनों बना कर जाती थी, पर आप लोग उसे खाते नहीं थे और रात में फिर से खाना बनवाते थे। पर बहू, तुझे जरूरत क्या थी ये सब करने की? क्योंकि मेरे मायके वालों ने मुझे सिखाया था कि मुझे अच्छी बहू बनकर रहना है, आप लोगों का ख्याल रखना है, बस इसलिए। और मुझे डर था अगर मैं आप लोगों के लिए खाना नहीं बना कर गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सब मुझे जॉब छोड़ने के लिए कह दो। बहू, हम उन सास ससुर में से नहीं हैं जो अपनी बहू को प्रेशर करे। हम तेरी हालत समझते थे, इसीलिए हमें लगता था कि तू हमारे लिए खाना नहीं बना कर गई। इसीलिए हम कभी बाहर से खाना खा लेते थे तो कभी खुद बनाकर खा लेते थे। सही कह रही है बहू, तू सारी गलती अकेली तेरी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है। हमें रसोई में जाकर देख लेना चाहिए था कि तूने हमारे लिए खाना बनाया है या नहीं। जो होना था सो हो गया। अब पुरानी बातें छोड़ो और एक दूसरे से वादा करो कि अब हम खाना बर्बाद ही नहीं होने देंगे। और बहू, तुम सिर्फ सुबह का अपने नाश्ते लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी रखो। अब से तुम्हारी नंद और सास बाकी का खाना संभाल लेंगी। हाँ बहू, और हाँ, अगर अब से खाना थोड़ा बर्बाद भी होगा तो हम तुझे नहीं डांटेंगे। मैं समझ गई, मेरी डांट की वजह से ही तूने पड़ोसियों के डस्टबिन में खाना फेंकना शुरू कर दिया था। पर अब तुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खाना बर्बाद होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। चलो, भाभी को समझ आ गया है और अब हम सबकी गलतफहमी भी खत्म हो चुकी है। ना आपसे खाना बर्बाद होगा और ना ही भाभी एक बार में इतना सारा खाना बना कर जाएंगे।